नमस्ते। आज के इस शानदार ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद कोई कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की। कैसे वो एक निडर सैन्य रणनीतिकार से आज के मॉडर्न फेमिनिज्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये लाइनें सुनते ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये शब्द बस एक कविता नहीं है, बल्कि रानी के उस विद्रोही और बेखौफ स्वभाव को बिल्कुल सटीक तरीके से हमारे सामने रखते हैं। इस विश्लेषण में हम चीज़ों को कैसे कवर करेंगे, फटाफट वो देख लेते हैं। हम 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह से शुरुआत करेंगे, फिर रानी की कमाल की सैन्य रणनीतियों, उनकी महिला सेना, आधुनिक नारीवाद पर उनके प्रभाव और आखिर में साहित्य में उनकी जो अमर गाथा है उस पर बात करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है ऐतिहासिक 1857 का विद्रोह, क्योंकि वही किसी भी महान कहानी को समझने के लिए उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी है। अब इन कुछ खास तारीखों पर जरा नजर डालिए। 1828 में वाराणसी में उनका जन्म हुआ, तब उनका नाम मणिकर्णिका था। फिर 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। 1857 में वो ऐतिहासिक विद्रोह शुरू होता है और फिर 1858 में ग्वालियर के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए वो शहीद हो जाती हैं। सोचिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में। ये घटनाक्रम उनके छोटे लेकिन बेहद पावरफुल जीवन को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? तो इसका मुख्य कारण था ब्रिटिश हुकूमत का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। हुआ यह था कि लॉर्ड डलहौजी ने रानी के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए बेटे को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया और उनकी पेंशन भी रोक दी। लेकिन रानी ने हार मानने के बजाय अपने किले की रक्षा करने का फैसला किया। और सच कहूं तो यहीं से एक आम शासक का एक महान योद्धा में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, वो शुरू होता है। चलिए राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके अद्भुत सैन्य कौशल यानी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। अगर हम रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश मेजर जनरल ह्यूग रोज की तुलना करें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जनरल रोज के पास उस समय भारत में सेना को कमांड करने का कोई तजर्बा नहीं था और ना ही उन्हें यहाँ के भौगोलिक हालात की कोई खास समझ थी। वहीं दूसरी तरफ रानी ने जिस तरह की रणनीतिक दूरदर्शिता और गजब की तैयारी दिखाई, वो सच में काबिल तारीफ है। उनका कॉन्फिडेंस और उनका क्लियर फोकस उन्हें एक बहुत ही शानदार रणनीतिकार बनाता है। और उनकी रणनीतियां वो वाकई में अपने समय से बहुत आगे की थीं। उन्होंने किले के आसपास स्कॉच्ड अर्थ यानी सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली नीति अपनाई, ताकि चिलचिलाती धूप में ब्रिटिश सेना को कोई आसरा ही न मिले। इसके साथ ही उन्होंने तात्या टोपे और बांदा के नवाब के साथ मिलकर मजबूत गठबंधन बनाए। और एक बात जो ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो अपने दांतों में घोड़े की लगाम दबाकर दोनों हाथों में तलवारें लेकर सीधे दुश्मन से भिड़ जाती थी। मतलब क्या कमाल की वॉरियर रही होंगी वो। उनकी मिलिट्री लीडरशिप का एक और बहुत ही शानदार पहलू था उनकी महिला सेना और उनका नेतृत्व। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक ऐसी रानी जो हाथ में तलवार और ढाल लिए अपनी सेना को लीड कर रही है। ये 19वीं सदी की बात है। उन्होंने उस समय की सारी सामाजिक बंदिशों को तोड़कर रख दिया था। महिलाओं को घर से बाहर निकालकर शारीरिक रूप से एक सेना का नेतृत्व करते हुए सीधे युद्ध के मैदान में ला खड़ा करना, ये अपने आप में किसी बहुत बड़ी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने एक ऐसी महिला सेना तैयार की जो सिर्फ मदद के लिए नहीं थी। महिलाओं को तोपची और घुड़सवार सैनिकों की तरह भर्ती किया गया। वो युद्ध में पुरुषों के बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। और पता है सबसे खास बात क्या थी? रानी ने पारंपरिक हल्दी कुंकू समारोह का इस्तेमाल करके वर्ग और जाति के सारे भेद मिटा दिए। समाज के हर वर्ग की महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के साथ लाकर उन्होंने एक बेहद वफादार और मजबूत महिला फोर्स खड़ी कर दी थी। अब आते हैं इस बात पर कि कैसे उनका ये ऐतिहासिक नेतृत्व आज के मॉडर्न फेमिनिज्म यानी आधुनिक नारीवाद के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये सोचने वाली बात है ना कि आखिर 19वीं सदी की एक रानी आज 21वीं सदी में महिलाओं के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा कैसे बन गई? 1857 में उठाए गए उनके वो साहसी कदम आज के दौर के सामाजिक आंदोलनों में इतने रेलेवेंट कैसे हो सकते हैं? देखिए, रिसर्च हमें बताती है कि रानी ने उस समय एक बेचारी विधवा वाली जो इमेज होती है ना, उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। और इसी वजह से आज के कई नारीवादी संगठन महिलाओं की आज़ादी और उनके हकों की बात करने के लिए उनकी मिसाल देते हैं। उन्होंने सरोजिनी नायडू जैसी कई महान नेताओं को प्रेरित किया।
सच कहें तो आज भी वो लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव और हिंसा के खिलाफ लड़ने का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। और उनकी ये जो शानदार विरासत है वो सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि साहित्य में भी ये गाथा हमेशा के लिए अमर हो गई। हम सबने स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की वो मशहूर कविता झांसी की रानी तो पढ़ी ही है, राइट? खड़ी बोली और बुंदेली लोकगीतों से सजी इस कविता ने रानी की वीरता को सिर्फ शब्दों में नहीं पिरोया, बल्कि पूरे देश की राष्ट्रीय चेतना में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। वीर रस से भरी इस कविता की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान सुबह सुबह निकलने वाले जुलूसों में लोग इसे पूरे जोश के साथ गाते थे। इसने सिर्फ रानी की कहानी नहीं सुनाई, बल्कि पूरे भारत में देशभक्ति की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनके प्रतिरोध को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और शायद उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत खुद उनके सबसे बड़े दुश्मन ने दिया था। ब्रिटिश जनरल ह्यू ग्रोज ने अपने आधिकारिक दस्तावेजों में रानी के बारे में लिखा था, अपनी सुंदरता, चतुराई और दृढ़ता के लिए जानी जाने वाली वो सभी विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक थीं। सोचिए, जब एक दुश्मन कमांडर आपकी काबिलियत और आपकी ताकत का लोहा मान ले, तो उससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? वाकई जो सच्चा नेतृत्व होता है ना, वो समय और जेंडर दोनों से कहीं ऊपर होता है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि रानी लक्ष्मीबाई की असली जीत ग्वालियर के उस मैदान में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो आज भी इतने सालों बाद भी हमें अन्याय और जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े होने की हिम्मत देती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस बेहतरीन सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान के ऐसे ही एक और शानदार विश्लेषण के साथ हम फिर मिलेंगे।